दोस्तों, आज एक बार फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को एक पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि संघ की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर भागवत अपने किसी पदाधिकारी को उनके 8 सवालों के जवाब देने के लिए नियुक्त करें। पहला सवाल, प्रियांक खरगे का पहला सवाल, एक संगठन के तौर पर संघ की कानूनी स्थिति क्या है? दूसरा, उसके पदाधिकारी और आधिकारिक प्रतिनिधि कौन-कौन से हैं? तीसरा, उसे मिलने वाले अनुदानों, उसके द्वारा जमा किए गए धन और दूसरी आमदनी का स्रोत और ब्यौरा क्या है? चौथा, उसके खर्चे और परिसंपत्तियों का विवरण क्या है? पांचवां, बिना किसी औपचारिक रजिस्ट्रेशन के यह संगठन किस कानूनी आधार पर अपनी गतिविधियां चलाता है? छठा, किस संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में संघ इतने बड़े पैमाने पर अपने कार्यक्रम करता है? सातवां, उसके सार्वजनिक कार्यक्रमों, सड़क पर होने वाले मार्चों, जन गोलबंदियों और अन्य गतिविधियों के लिए ली जाने वाली अनुमति और उन शर्तों का विवरण क्या है जिनके आधार पर यह सब आयोजित किया जाता है? दोस्तों, प्रियांक खरगे कौन है? वो कर्नाटक के गृह मंत्री तो हैं ही, साथ में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र भी हैं। वो एक दलित नेता हैं और विचारों से कांग्रेस की विचारधारा भी मानते हैं और अम्बेडकरवादी भी हैं। लेकिन इन बातों का यहां पर कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कर्नाटक के गृह मंत्री के हैसियत से ये सवाल मोहन भागवत से पूछे हैं। प्रियांक खरगे ने जो किया है वो किसी आलोचक या बुद्धिजीवी द्वारा संघ पर लगाया गया आरोप नहीं है। वो किसी सेकुलर या वामपंथी एक्टिविस्ट द्वारा लगाया गया इल्जाम नहीं है। वो आरएसएस की आलोचना करने वाले किसी व्यक्ति का आक्षेप नहीं है। वो संघ को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं है। बिल्कुल साफ है, वो संघ को नीचा दिखाने की कोशिश भी है। यह कर्नाटक के गृह मंत्री द्वारा लिखी गई चिट्ठी है। इस बात को समझना चाहिए। बाकायदा संविधान की शपथ लेकर जो व्यक्ति कर्नाटक के गृह मंत्री के पद पर काम कर रहा है, उसने इस चिट्ठी को लिखा है। मैंने इस चिट्ठी को बहुत ध्यान से पढ़ा है। वो चिट्ठी तथ्यों से भरपूर है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी समर्थक, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पैरोकार उस चिट्ठी में लिखे गए तथ्यों से इनकार नहीं कर सकता। दरअसल इस चिट्ठी में तो संघ ने जिस तरह से अपना विस्तार किया है, जिस तरह वो प्रभावशाली हुआ है, खासतौर से कर्नाटक राज्य में, एक तरह से उसकी प्रशंसा ही की गई है। इस चिट्ठी में मांग की गई है, जो मांग की गई है उस मांग से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रियांक ने संघ के ऊपर स्पष्ट रूप से कोई भी आरोप लगाने से परहेज किया है। उसे सांप्रदायिक नहीं कहा है, उसे मुसलमान विरोधी नहीं कहा है, उसकी कोई निंदा नहीं की है, संघ की किसी भी दावेदारी का खंडन भी नहीं किया है। उन्होंने तो साफ तौर पर यह कहा है कि जो हर नागरिक से कानून और संविधान के मुताबिक आचरण करने की अपील करता है, उसके लिए नैतिक मुद्रा अपनाता है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयं यह कर्तव्य बनता है कि वह खुद को कानून और संविधान के मुताबिक साबित करे। दरअसल प्रियांक खरगे का यह पत्र तो इस देश की राजनीति में बहुत देर से आया है। इससे बहुत पहले इस तरह के पत्र आरएसएस को लिखे जाने चाहिए थे। इस तरह का पत्र संघ को अगर पहले किसी भी गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा लिखा जाता तो उसे भी आरएसएस के खिलाफ नहीं माना जाता। पत्र को देखकर ताज्जुब होता है कि ऐसा पत्र संघ को किसी समाजवादी, किसी कम्युनिस्ट या किसी अन्य कांग्रेसी मंत्री ने क्यों नहीं लिखा। पत्र लिखते समय प्रियांक खरगे के मन में क्या भावना थी, हमें इसका पता नहीं है। हम उनके मन में नहीं झांक सकते। हमारे पास ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं है जिसके तहत हम देख सकें कि यह पत्र लिखते समय उनके मन में संघ के प्रति कोई रंजिश तो नहीं थी। खरगे का पत्र कहता है कि एक ऐसा संगठन जिसके बहुत सारे उप संगठन हैं, जो खुद ही कहता है कि ये सारे संगठन हमारे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो संगठन समाज और जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है, जिसकी इस देश के बारे में एक डिजाइन है, जिस डिजाइन के मुताबिक वो घोषित रूप से कहता है कि वह एक खास तरह का देश बनाना चाहता है, खास तरह का समाज बनाना चाहता है। देश में विभिन्न समुदाय रहते हैं, हर समुदाय के बारे में संघ की स्पष्ट राय है। उस राय को वो बाकायदा लागू भी करता है।
ऐसी बात नहीं केवल वो राय देकर रह जाता है, वह विश्वविद्यालय के सेमिनार रूम में बैठा हुआ राय नहीं दे रहा है। सेमिनार रूम में तो वो आता ही नहीं है। वो बाकायदा उस राय को लागू करता है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने समर्थकों के दम पर और अपनी राजनीतिक भुजा भारतीय जनता पार्टी के दम पर। तो क्या उसे कानून और संविधान की जो संहिताएं हैं, प्रशासन और गवर्नेंस की जो आवश्यकताएं हैं, गवर्नेबिलिटी की जो आवश्यकता है, उनकी कसौटी पर नहीं कसा जाना चाहिए? सवाल यह भी है कि संघ को अभी तक इन कसौटियों पर क्यों नहीं कसा गया? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय भाजपा के जरिए सत्ता में है। उसका कितना प्रभाव है, हर कोई देख सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अंतिम शब्द है। यानी शिक्षा का जो पूरा बंदोबस्त है, वो संघ की मुट्ठी में है। वो शिक्षा के मामले में लास्ट अथॉरिटी है। शिक्षा मंत्री उनकी मर्जी का होता है। शिक्षा मंत्री के जरिए देश में हर शिक्षा संस्थान के ऊपर शिक्षा से और शिक्षा से जुड़ी हुई संस्कृति से हर संस्था के ऊपर संघ अपना आदमी बैठाता है, अपने तरीके से चलाता है। जितनी भी एकेडमियां हैं, जितनी भी अकादमियां हैं, वो उनको संघ के हिसाब से ग्रांट दी जाती है। इतना शक्तिशाली संगठन है संघ, जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को चला रहा है। सरकार, मोदी सरकार ने उसे इसकी खुली छूट दे रखी है। इसके बावजूद शिक्षा व्यवस्था की हालत यह है कि हिंदुस्तान में दर्जा 8 में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो दर्जा 5 की किताब नहीं पढ़ पाते, दर्जा 5 की गणित नहीं लगा पाते। शिक्षा व्यवस्था की इस कदर खराब हालत है। सीबीएसई का इम्तिहान नहीं हो पाता, किसी भी किस्म की प्रतियोगी परीक्षा ठीक से आयोजित नहीं हो पाती। पूरी शिक्षा व्यवस्था घोटाले में डूबी हुई है। यहां तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे इधर से उधर पहुंचाने के लिए हवाई जहाज का, एयरफोर्स के, वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शिक्षा व्यवस्था से जितने भी स्नातक यानी ग्रेजुएट निकल के आ रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी उनमें से ज्यादातर नौकरी पाने योग्य नहीं है। ये सारा का सारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में हो रहा है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज प्रिसाइडिंग ए डिजास्टर नॉन एज इंडियन एजुकेशन। ये इस समय देश की हालत है। भाई, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कम उसकी उन योग्यताओं का पता क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए जिनके आधार पर उसे उसके हाथ में शिक्षा व्यवस्था थमा दी गई है? किसी न किसी तरीके से तो संघ से जवाबदेही की मांग होनी ही चाहिए। क्योंकि प्रियांक खरगे ने गृह मंत्री के तौर पर जवाबदेही की मांग की है, इसलिए अब ये जवाबदेही रिकॉर्ड पर दर्ज हो गई है। इसको अब रिकॉर्ड से मिटाया नहीं जा सकता। हो सकता कर्नाटक विधानसभा में भी इसके ऊपर चर्चा हो, इसकी पूरी संभावना है। वहां पर भी ये रिकॉर्ड पर दर्ज हो जाएगी। मैं तो पूछता हूं, और मुझे पक्का यकीन है कि भाई भारतीय जनता पार्टी वाले ये आग्रह क्यों करेंगे कि संघ को कानून से ऊपर होना चाहिए? भाजपा को इसका कोई अधिकार नहीं है कि संघ को कानून से ऊपर होना चाहिए। किसी भी किस्म के प्रोटोकॉल या जवाबदेही से ऊपर होना चाहिए। भाजपा वाले दावा करते रह सकते हैं संघ बहुत देशभक्त संगठन है, इसकी चिंता राष्ट्र निर्माण की है। ठीक है, वो ये मानते रहें। हम अभी उनसे इस बात को लेकर बहस नहीं करते कि संघ की चिंता राष्ट्र निर्माण की है, वो देश के ऊपर है। ठीक है, जो भी देशभक्त हैं, सभी लोग राष्ट्र की चिंता करते हैं। उन सभी लोगों को कानून और गवर्नेबिलिटी के जो प्रोटोकॉल हैं, उनका पालन करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो देश में सत्ताधारी दल है, उसका ही कर्तव्य है कि वो इस बात को माने। मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रियांक खरगे ने जो किया है, वो बात यहां पर खत्म नहीं होगी। मोहन भागवत जो भी कहते रहे, मोहन भागवत ने इसके जवाब में कहा है कि कोई हिंदू धर्म तो कभी रजिस्टर्ड हुआ नहीं आज तक। क्या हिंदू धर्म को रजिस्टर्ड होना चाहिए? देखिए, इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक बार नहीं 3 बार प्रतिबंध लगाया गया है। हिंदू धर्म पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। जिन सरदार पटेल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा अपना स्वघोषित हीरो मानती है, उन्होंने ही प्रतिबंध लगाया था संघ के ऊपर गांधी जी की हत्या के बाद। उन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिबंधित नहीं किया था। बाद में नेहरू और पटेल के सामने संघ ने प्रतिबंध हटाने के लिए जो चिरौरी की, जो खत लिख के दिए, जो अंडरटेकिंग्स दी, वो हिंदू धर्म द्वारा की गई चिरौरी नहीं थी, ना हिंदू धर्म द्वारा लिखे हुए खत थे। संघ को ये हिंदू धर्म से अपने आप को पर्यायवाची संघ घोषित कर रहा है। ये तो किसी के गले बात नहीं उतरेगी। ये पूरी तरीके से बकवास है। बात पत्र संघ के लिए लिखा गया है कि आप किस रूप में रजिस्टर्ड हैं, आप जो करोड़ों अरबों रुपया जमा करते हैं, उसकी हैसियत क्या है, वो रुपया कहां से आया,
ये सब बातें उनको एक ना एक दिन बतानी पड़ेंगी। प्रियांक खरगे ने तो केवल इसकी शुरुआत की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहन भागवत की इस बात का प्रियांक खरगे ने जवाब भी दिया है। मोहन भागवत ने कहा क्या था, उसको ठीक ठीक समझ लीजिए। मोहन भागवत ने प्रियांक खरगे के पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम कुछ छिपकर कर रहे हैं, हम संघ के नाम पर जो कर रहे हैं खुलेआम कर रहे हैं। इसके जवाब में प्रियांक खरगे ने कहा है कि मैं भी तो यही पूछ रहा हूं, अगर सब कुछ संघ के नाम पर हो रहा है और खुलकर हो रहा है तो दरअसल संघ क्या है, ये कहां से आता है? मैं भी यही पूछ रहा हूं, हम भी यही कह रहे हैं। उन्होंने प्रियांक खरगे ने साफ तौर पर कहा कि मेरा उनसे पुराना नाता है। अभी मैं एक हफ्ते पहले ही कर्नाटक का गृह मंत्री बना हूं। पहले मैं अनौपचारिक रूप से ये बातें पूछ रहा हूं, अब मैं आधिकारिक तौर पर उनसे पूछ रहा हूं। मोहन भागवत ने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, मौखिक प्रतिक्रिया की है। उनका जवाब 13 जून को त्रिशूर में आया था। जाहिर है कि मेरे पत्र की तारीख भी 13 जून की थी, हालांकि मैंने उसे जारी किया कल 15 जून को, और तभी मैंने भेजा था। फिर प्रियांक खरगे ने कहा कि भारत में गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री को जो सुरक्षा दी जाती है, वो सुरक्षा मोहन भागवत को कौन देता है और वो किसके पैसे से दी जाती है? टैक्स देने वालों के पैसे से दी जाती है। उनको जो खतरा है मैं उसका आकलन नहीं कर रहा हूं, ये आकलन करना केंद्र सरकार का काम है। अगर उन्हें लगता है कि सुरक्षा जारी रहनी चाहिए तो रहने दीजिए, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि मोहन भागवत को जो खतरा है उस खतरे का स्तर क्या है? आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। हिंदू धर्म 4000 साल पुराना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि वह हिंदू धर्म का प्रचार करता है, लेकिन वह दरअसल बीजेपी के लिए काम करता है। बीजेपी की राजनीति हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राजनीतिक संगठन है। आरएसएस का कहना है कि हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। समझने की बात यह है कि आरएसएस अपने आप को हिंदू धर्म की तरह पेश नहीं कर सकता। आरएसएस है, वो हिंदू धर्म नहीं है। दूसरी हकीकत और निकल कर आती है इसी चर्चा में। संघ देश की हर चीज पर धीरे धीरे कब्जा करता चला जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के अधीन पूरी तरह से सरकारी तौर पर संचालित होने वाले 33 सैनिक स्कूल इस देश में थे। ये सभी पूरी तरीके से आवासीय रेजिडेंशियल स्कूल थे और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित थे। सरकार ने 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की योजना लागू की। 79 नए सैनिक स्कूल पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुके हैं। ये स्कूल सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निजी संस्थानों, ट्रस्टों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर चलाए जा रहे थे। इनमें से एक स्कूल अडानी समूह संचालित कर रहा है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित अडानी वर्ल्ड स्कूल को सैनिक स्कूल की मान्यता दे दी गई है। शुरुआती चरण में जिन 40 स्कूलों के साथ समझौते किए गए थे, उसमें से 25 स्कूल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा नेता और अन्य जुड़े संगठनों के थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शैक्षणिक शाखा विद्या भारती 7 स्कूलों को विद्या भारती के 7 स्कूलों को भी सैनिक स्कूल की मान्यता दे दी गई है। दोस्तों, इन तथ्यों को बताने का मकसद यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव कितना गहरा है, कितना व्यापक है और वो उत्तरोत्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, क्या ये बात बताने की जरूरत है कि संघ खुलेआम चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है? भाई, जब संघ खुलेआम चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है, उसके प्रवक्ता खुद ही कहते हैं कि वो लोग उनके स्वयंसेवक मतदाताओं के पास जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई पंच परिवर्तन कीजिए, ये परिवर्तन कीजिए, वो परिवर्तन कीजिए, परिवारों में जाके वो वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार में और भाजपा की राज्य सरकारों में सभी मंत्रालयों में संघ द्वारा भेजे गए अफसर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर काम करते हैं। इनको सरकारी भत्ता और वेतन भी मिलता है। संघ के पास पिछले 12 साल के भीतर भीतर बहुत सारी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, परिसंपत्तियां जमा हो गई हैं। इनमें से कई संपत्तियां, कई बिल्डिंगें सरकार द्वारा अलॉट की गई हैं, सरकार द्वारा आवंटित की गई हैं। सरकारी पैसे के ऊपर ये सब मक्खन मिश्री संघ की दुनिया में खाई जा रही है। हिंदुत्व की दुनिया इस वक्त पूरी तरह गुलो गुलजार है और उसमें सर्वाधिक सबसे बड़ा जो लाभार्थी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। दोस्तों, एक सवाल जो मैंने ऊपर पूछा था कि आखिरकार संघ को प्रियांक खरगे ऐसा पत्र आज तक क्यों नहीं लिखा गया, तो मैं ये मानता हूं कि चाहे जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की सरकार हो, इंदिरा गांधी की सरकार हो, या नरसिंह राव की सरकार हो, या बात की कोई भी भाजपा सरकार हो,
मनमोहन सिंह की सरकार हो, ये सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में मुगालते में रहे। गांधी जी भी मुगालते में थे, जवाहरलाल नेहरू भी मुगालते में थे। लोग संघ के प्रोजेक्ट को गंभीरता पूर्वक नहीं देख रहे थे, उन्होंने संघ को हल्के में लिया और जब भी उसके बारे में गंभीरता पूर्वक सोचा तो 3 बार प्रतिबंध भी लगाया गया। कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूंकि हल्के में लिया गया, इसलिए उसका लाभ उठाता रहा। दरअसल ये एक ऐसा संगठन है, आप उसकी उस कीड़े से तुलना कर सकते हैं, इसके हजारों पैर होते हैं, जो चुपचाप बिना आवाज किए हुए रेंगता हुआ दीवार के ऊपर चढ़ता रहता है, अपने आसपास की असंख्य पैरों से चढ़ता है, अपने आसपास की वनस्पतियां खाता रहता है और धीरे धीरे करके भोजन करते हुए शक्तिशाली होता चला जाता है, अपने आप में समेटता चला जाता है और अपना आकार बढ़ाता चला जाता है। दोस्तों, इसके बारे में स्पष्ट रूप से दिमाग साफ होना चाहिए कि इस कीड़े की दरअसल प्रकृति क्या है। और मैं ये मानता हूं इस वक्त देश में जितने भी, मैं बुद्धिजीवियों की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो किताबें लिखते हैं मेरे ऐसे लोग, इस देश में जितने भी गैर भाजपा राजनेता हैं, उनमें केवल एक नेता ऐसा है जो इस कीड़े की प्रकृति को ठीक से समझता है और निर्भय होकर उसको व्यक्त भी करता है, और उस नेता का नाम है राहुल गांधी। वो बार बार कहते हैं कि देखिए, भाजपा के कोर में वो जो विचारधारा है वही संघ की विचारधारा है, इससे लड़ना है तो पहले संघ से लड़ना होगा। इसीलिए राहुल गांधी ने रीजनल पार्टीज को, क्षेत्रीय दलों को इंडिया गठबंधन की बैठक में समझाया था कि आप समझ लीजिए। प्रश्न यह है कि खड़गे ने जो सिलसिला शुरू किया है वो सिलसिला कहां रुकेगा। मेरा मानना यह है कि इस प्रियांक खड़गे से प्रेरणा लेते हुए सभी कांग्रेस सरकारों को, 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कुल मिलाकर 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार में किसी न किसी रूप में उपस्थिति है। इन 7 राज्यों में तो कम से कम वहां के गृह मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह पत्र लिख देना चाहिए और वहां विधानसभाओं में चर्चा करके बाकायदा प्रस्ताव पास कर देना चाहिए कि संघ को यह जानकारी देनी ही चाहिए और संघ को गवर्नेबिलिटी और संविधान, कानून, इन सब की जो संहिताएं हैं उनका पालन करना ही चाहिए और उसके सामने झुकना चाहिए, समर्पण करना चाहिए अपना, और बताना चाहिए कि उसको कहां से पैसे आते हैं, वो कितना टैक्स देता है कि नहीं देता है। 7-8 राज्यों में तो ये काम तुरंत किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। जब इन सब राज्यों में काम हो जाएगा, जब इन सब राज्यों की विधानसभाओं में ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, उसके बाद विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को ये सवाल संसद में उठाना चाहिए, क्योंकि इतनी विधानसभाओं में ये प्रस्ताव पास हो चुका है, इस सवाल को उठाने से नहीं रोका जा सकता। वरना तुरंत सवाल को राज्यसभा में, लोकसभा में रोक दिया जाएगा कि संघ का नाम मत लीजिए। सवाल ही नहीं है। जब इतनी विधानसभाओं के गृह मंत्री, इतनी सरकारों के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मोहन भागवत को पत्र लिख चुके होंगे प्रियांक खड़गे की तर्ज पर, और विधानसभाओं में उसके ऊपर चर्चा हो चुकी होगी, प्रस्ताव पारित किए जा चुके होंगे बहुमत से, उसके बाद में ये प्रश्न लोकसभा में उठाया जाना चाहिए कि दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संवैधानिक कानूनी स्थिति क्या है। अगर इस काम को नियोजित रूप से किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी हथकंडा अपनाए, वो इस स्क्रूटनी से, इस जांच पड़ताल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं बचा सकती। और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस जांच पड़ताल के सामने झुकना पड़ा, इस जांच पड़ताल के सामने समर्पण करना पड़ा, तो इससे भारतीय लोकतंत्र समृद्ध होगा और इन लोगों को कहीं ना कहीं मन में डर लगेगा कि जिस दिन इनकी सरकार नहीं रहेगी उस दिन उनको इन्हीं कसौटियों पर कसा जाएगा, तब ये पतली गली से नहीं निकल पाएंगे, तब ये सत्ता की धमकी देकर इससे नहीं बच पाएंगे। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।